नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रेरणाओं से हमें महसूस होता है कि हम आपकी समझ को बेहतर करने के लिए कुछ नया और उल्लेखनीय कर पा रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि इस तरह की ठहरी हुई गहरी बातचीत में मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम पहले विषय के बारे में बात करें या मेहमान के बारे में। मैंने बहुत सोच कर एक क्रम तय किया कि मैं पहले विषय पर बात करूं, क्योंकि समृद्धि को समझने के लिए हम विषय के दरवाजे से होते हुए अपने मेहमान के आंगन में पहुंचेंगे। पुराने दार्शनिक गुजरे हैं, एपिक्यूरियस, उनसे लेकर हाइडेगर और अल्बेर कामू तक तमाम दार्शनिक इस सवाल पर प्रकृति को लानतें भेजते रहे हैं कि अन्य बड़े पशुओं की तुलना में मनुष्य को सबसे कम उम्र क्यों मिलती है, जबकि वो सबसे काबिल प्राणी है। यही पेचीदा सवाल मुझे आज के समृद्धि शास्त्र पर के विषय पर काम करते हुए याद आया। सभी दार्शनिक इस बात पर मुतमईन हैं कि अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते और ज़िंदगी उस पार से उस पार निकल जाती है। बहरहाल ये ज़िंदगी के वक्त में जो कटौती है ना, वह हमें जीवन की सांझ में सबसे ज़्यादा कचोटती है। दार्शनिक चिंताओं पर चर्चा फिर कभी करेंगे। सबसे बड़ी बेबसी तब होती है जब शरीर शक्ति से खाली होता है और जेब बचत से। भारत में बुढ़ापा घिर रहा है। नीति आयोग की फरवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि करीब 10% आबादी, 11 करोड़ लोग अभी बुजुर्ग हैं। 2 दशक बाद ये आबादी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 10-20 साल के भीतर करीब 33 करोड़ लोग होंगे बुजुर्ग। 75% बुजुर्गों को एक से अधिक पुरानी बीमारियां हैं। 78% के पास कोई पेंशन नहीं है। 71% ये बुजुर्ग लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनके भविष्य होंगे क्या? दरअसल पीछे चलें, जब स्टॉक मार्केट नहीं बने थे तब भी भविष्य की सुरक्षा वित्तीय चिंताओं में सबसे पहली थी। निवेश करना, कमाना और बढ़ाना इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि भविष्य की रिटायरमेंट के बाद पैसे कैसे बचाए जाएं। ईसा पूर्व 13वीं सदी में रोमन सम्राट ऑगस्टस ने अपने लीजनरीज के लिए सैनिकों को 20 साल की सेवा के बाद पेंशन दी। 19वीं सदी में जब बिस्मार्क जर्मनी में आए तो उन्होंने पेंशन लाके पूरे यूरोप में सामाजिक सुरक्षा नीतियों को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ला दिया। फिर अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया, फिर 401k आया। दरअसल लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही पेंशन के लिए बचत करना शुरू कर चुके थे। मगर भारत के मामले में ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका में पेंशन फंड्स के पास 22 से 25 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स हैं। 92% पॉपुलेशन पेंशन से कवर होती है। जापान में 4 ट्रिलियन की एसेट्स हैं। 98% आबादी पेंशन से कवर होती है, यानी करीब 100% लोगों का बुढ़ापा सुखी है जापान में। यूरोप में करीब 10 ट्रिलियन की एसेट है। 90% बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं। चीन में भी 3 ट्रिलियन की पेंशन फंड की एसेट पर 72% बुजुर्ग मोहताज नहीं है। वहीं भारत में केवल 300 बिलियन डॉलर की एसेट्स हैं। 12 से 15% लोग कवर होते हैं, यानी 85% लोग बुढ़ापे के बाद गरीब हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी मोहताजी में गुजारते हैं। पूरी दुनिया में 17% आबादी रखने वाले देश का ग्लोबल पेंशन एसेट्स में हिस्सा 1% से भी कम है, और इसलिए हम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 47 देशों में 45वें नंबर पर हैं। इस लंबी भूमिका और लंबे विषय प्रवेश की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास व्यक्ति हैं, अजित मेनन, PGIM इंडिया के CEO, जो देश की अग्रणी मैनेजमेंट कंपनियों में से एक हैं। अजित, आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वागत है। अंशुमन, नमस्कार। अजीत का एक सूत्र वाक्य हम आपको बताएं। अजीत कहते हैं कि रिटायरमेंट एकमात्र फाइनेंशियल गोल है या एक वित्तीय लक्ष्य है जिसके लिए कोई लोन नहीं देता। और वे आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि वित्तीय विशेषज्ञता की दुनिया में वे अकेले हैं जो रिटायरमेंट गुरु हैं, जो रिटायरमेंट के विशेषज्ञ हैं। हम उनके साथ उन भ्रमों की, उन सवालों की गुत्थियां खोलेंगे जो अब भारत के बुढ़ापे को दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहताज बनाने जा रहा है। वैसे एक चीज़ बताएं आपको, अजित मेनन बड़े दिलचस्प शख्स हैं। 25,000 करोड़ का पोर्टफोलियो संभालते हैं, स्केच पेंटिंग बनाते हैं, कराओके पर गाना गाते हैं, शाकाहारी जीवन जीते हैं, इंटरटेनमेंट फास्टिंग करते हैं और वीकेंड में खेती करते हैं। अजित, आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, और हम अपनी बातचीत का, समृद्धि शास्त्र का सफ़र शुरू करते हैं। शुक्रिया। अजित, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से DSP और ब्लैक रॉक से टाटा म्यूचुअल फंड तक और PGIM तक 25 साल के सफ़र में हर मोड़ पर आपको क्या नया महसूस हुआ कि भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में नए
प्रयोगों की ज़रूरत है या जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसे स्टेबल बनाने की ज़रूरत है? अंजुमन जी, जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ज्वाइन हुआ, उसके पहले मैं एक कंपनी थी हचिसन मैक्स टेलीकॉम, जहाँ जो मुंबई की सर्कल के लिए जिसको मोबाइल की लाइसेंस मिली थी, शुरुआती लाइसेंस मिला था, और तब के जो पहले 5-10 लोग थे जो सेल्स में थे, मैं उनमें से एक था। और उसके बाद जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ज्वाइन हुआ, वहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वैसे भी एशिया में और कहीं देशों में म्यूचुअल फंड्स बहुत पहले से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे अपने क्लाइंट्स के लिए, और मुझे लगा कि ये टेलीकॉम जैसा ये एक नया सेक्टर है अब, जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होगा। और इंटरेस्ट भी मेरे जितने बैंक्स के प्राइवेट बैंक कस्टमर्स या हाई नेटवर्थ कस्टमर्स थे, उनको मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स जो आम आदमी से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट थी, और मुझे ये लगा कि अगर इस विषय के साथ मुझे अगर बढ़ना है तो मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से करें। वैसा डीएसपी मैरिल लिंच में ज्वाइन हुआ, जो 2008 में जाकर के डीएसपी ब्लैक रॉक बना। और इस जर्नी में जैसे कि आपने कहा, पहली तो लोगों का इंटरेस्ट ये था कि बस कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें और रिटर्न्स अपना वेल्थ बना ले। मेरे ख्याल में वो उसमें कोई चेंज नहीं है, और अगर छोटी सी अगर चेंज है तो कोविड के बाद जितने नए निवेशक आए हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड बढ़ गया है कि लोगों को और भी जल्दी 1 या 2 सालों में अगर वेल्थ क्रिएट कर सके तो ऐसे मौके ढूंढते हैं। अब आप बिटकॉइन की बात कर ले या आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी की मार्केट की बात कर ले, ये जो इमोशन है जो वेल्थ क्रिएट करने का, आप ग्रीड और फियर तो हर शख्स में होता है दुनिया भर में, ये इमोशन मेरे ख्याल में कहीं बदला नहीं है। और अगर बदला है तो फिर जितने एडवाइज़र्स इस इंडस्ट्री में रहें, और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एडवाइज़र्स की जो टोली है उसको और भी बढ़ाएं, कि ताकि इन्वेस्टर्स को हम और भी सपोर्ट कर सकें, हैंड होल्ड कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और एक उसमें अगर एग्जांपल दूं तो SIP जो हम जानते हैं, उसको बड़ा बनाने का एक अगर श्रेय है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो इनको लेकर के छोटी सी सेविंग्स को लेकर के इन्वेस्ट करना, ये जो हैबिट इंडियंस में आज है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आगे जा कर के उनको जिन्होंने भी SIPs की हैं और SIP के साथ जुड़े रहे हैं, उनको बहुत हेल्प रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है। लेकिन अजीत, आप पर्सनल फिनांस आपका जुनून है, पर्सनल आप पैशनेट है पर्सनल फिनांस के मामले में। क्या भारतीयों में फिनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ के बीच की अंतर और समझ विकसित हो पाई है? क्या वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन का फ़र्क समझ सकें? क्योंकि अधिकांश भारतीय तो वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते, उनके पास तो वेल्थ क्रिएशन के विकल्प भी नहीं है। जी। इसमें अंशुमन जी एक ऐसा हमारा जो पीजिम है, हमने जो रिटायरमेंट रेडीनेस की रिसर्च की 2019 में, 2020 में उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें एक बड़ा सा दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिला कि इंडिया में जितने भी लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, बड़े फैमिलीज़ में रहते हैं, उनकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके हिसाब से ज़्यादा है। उनके हिसाब से ज़्यादा है। और जितने लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ तो बढ़ती जा रही है, लोग अपने काम के लिए घर छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी फ़ाइनेंशियल एंग्जाइटीज़ भी बढ़ी है और उनकी सिक्योरिटी भी कम है। तो एक जो हमारा जो समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, बड़ी फैमिलीज़ जो हमारी थी, ये टूटना भी एक रीज़न है कि लोगों में फ़ाइनेंशियल एंग्जाइटी जो है और वेल्थ को लेकर के वो बढ़ रही है। 2025 में अगर हम SIP को एक व्यक्ति मान लें, एक पर्सन मान लें, पर्सनिफाई करें, तो वो कैसा इन्वेस्टर होगा? डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत बेसब्र होगा, बहुत बेचैन होगा, या बहुत उम्मीदों से भरा हुआ होगा? मेरे ख्याल में है तो वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी कहिए, आप सोशल मीडिया कहिए, जितना भी जो इन्फ्लुएंस है हमारे लिए, तो हर जगह से हमारी कहते कॉग्निटिव ओवरलोड हमारे यंग इन्वेस्टर्स के लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है कि हम डिसिप्लिन में तो रहेंगे और डिसिप्लिन में SIP करेंगे, लेकिन करेंगे किस प्रोडक्ट में? और जो ये शुरुआत है
शुरुआत हुई है ज़्यादातर डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में हुई है, और सबसे सही बात यही है कि डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में आप एसआईपी करें। लेकिन जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और कोई एक थीम या कोई एक सेक्टर बहुत अच्छी करती है, तो बहुत सारे जो नए निवेशक हैं उनके हाथ में अब मोबाइल की कन्वीनियंस के हिसाब से जितने फिनटेक्स हैं और डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, उसके कारण बहुत ही आसानी से अपने कन्वीनियंस से वो अपनी थीमेटिक्स फंड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें गलती तो कुछ है नहीं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो डगमगा जाता है कि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आप अगर डिवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क उस हिसाब से थोड़ा सा कम रहता है, और सही तरीका यही है कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट कुछ चुन करके उसमें एसआईपी करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, और वो कन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी, फिनटेक्स, कन्वीनियंस बढ़ने की वजह से भी थोड़ी सी है। तो मैं ये मानता तो मतलब 2025 का जो एसआईपी नुमाइन निवेशक है, अगर एसआईपी को हम माने तो कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है आपके हिसाब से। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप पर्सनल फाइनेंस को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छे सर्वे निकल कर आए। महंगाई और बचत के बारे में औसत भारतीयों की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है इसको समझने की, बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि आपने जैसा कहा, महंगाई हम समझते हैं हमारे आम दिन में जितने भी चीज़ें होती है, और ज़्यादातर मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर के, एजुकेशन की एक्सपेंसेस को लेकर के महंगाई जो नॉर्मल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उससे तो ज़्यादा है ही। लेकिन हमारे रिसर्च में ये भी हमको देखने को मिलता है कि अगर आज मेरी कमाई, एक साल की कमाई अगर 5 लाख रुपए हैं तो, या 3 लाख रुपए हैं, जो भी आप मान के चलिए, आप ज़्यादातर जितने 78 करोड़ लोग ने जिसके पास पैन कार्ड है, और 5.5 करोड़ उससे ज़्यादा लोग तो 5 लाख के नीचे की उनकी अर्निंग्स हैं, इनकम है, तो उनको ये लगता है कि अगर हमारा एक 10-11 गुना अगर कॉर्पस बन जाए तो हमारे लिए ये काफ़ी है। तो जितना आप इनकम के लेवल पे नीचे हैं तो आपको एक कॉर्पस चेस करके हायर रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना ये एक ट्रेंड है, और जितना अगर आपका कॉर्पस ज़्यादा है तो उनको प्रेजर्वेशन, वेल्थ को प्रिजर्व करना, उसको कैसे कायम रखना, उसको कैसे बचा के रखना, ये उनका एक ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इसी सवाल को थोड़ा और खोलते हैं। भारतीयों के पास अभी जितना हम चर्चा करते हैं और आप भी समझते हैं, भविष्य की समझ उनकी ज़िंदगी जीने की लागत को स्पष्ट नहीं कर पाती। जब हम ये सोचते हैं और जब निवेश और बचत करना शुरू करते हैं, कितने साल में डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए मेरे पास होंगे कि नहीं होंगे, मैं 1 करोड़ का बीमा ले लूं, अच्छा मैं अभी जो निवेश कर रहा हूं ये निवेश 2 साल में 5 करोड़ हो जाएगा या 6 करोड़ हो जाएगा। हम इस तरीके के एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करते हैं, जबकि ये इनके रिलेटिव है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो दवा आप 3 साल पहले 100 रुपए की खरीद रहे थे, वो 3 ही साल में 200 और 300 रुपए की दवा हो गई। ये समझ कैसे दूर की जाए? इसके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है, जब तक लोग ये नहीं समझ पाएंगे तब तक तो रिटायरमेंट के लिए प्लान ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जब रिटायर होने वाले हैं तब तक एक सामान्य सर्जरी का और सामान्य इलाज का खर्चा क्या होगा। जी, तो अंशुमन जी, मैं ऐसा कहूँगा इस चीज़ के लिए कि हमने जब इस चीज़ पे रिसर्च किया, हमने क्वेश्चंस पूछे लोगों को इस बारे में, तो कि आप रिटायरमेंट के लिए कितने रेडी हैं और आपको कॉन्फिडेंस कितना है कि आप सही तरीके से आप रिटायर कर पाओगे, तो आंकड़े बहुत कम थे। 36%, 36% लोग ने कहा कि हमारे पास एक सेकेंडरी इनकम है, और अगर सेकेंडरी इनकम है तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा रिटायरमेंट जो होगा वो ठीक ही होगा। तो मतलब प्राइमरी इनकम से वो अच्छा रिटायरमेंट नहीं ले सकते, उनको एक पैसिव इनकम चाहिए, एक पैसिव इनकम चाहिए। वो भले अपना इन्वेस्टमेंट से हो तो वो ठीक है, लेकिन 40% से ज़्यादा लोग जो रेडी थे रिटायरमेंट के लिए, उनके पास पैसिव इनकम से ज़्यादा एक दूसरा इनकम, एक गिग इनकम, एक अपना हुनर, अपना टैलेंट को यूज़ करके एक सेकेंडरी स्किल से जो इनकम आ रही है, वैसे लोग रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं डरते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जितने भी जिए, अगर हमारा पैशन और हमको जो अच्छा लगता है, अगर हम उसी में काम कर रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं, तो जितने भी कमा ले, हम उसको सही तरीके से अगर निवेश कर ले तो हमें अपने बच्चों पे मुहताज होने की ज़रूरत नहीं है, और हम खुद को संभाल सकते हैं। तो इसका एक सीक्रेट हमारे लिए तो ये हुआ है पीजिम के लिए कि हम लोगों को, गवर्नमेंट को, लोगों को ये एनकरेज करें कि
रिटायरमेंट की सबसे बड़ी रिस्क ये नहीं है कि आपके पास 50 लाख रहेगी आपके 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में या 1 करोड़ रहेगा। रिटायरमेंट के लिए सबसे रिस्क ये है कि आपके पास स्किल्स कितने हैं जिससे आप कमा सकते हो। भले आप 2000 या 3000 या 5000 महीने के कमाओ या 10,000 कमा लो, आप टीचर तो बन ही सकते हो, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखा सकते हो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो अगर आप में वो काबिलियत है कि आपकी जो आज प्राइमरी प्रोफेशन से आपकी एक कुछ आमदनी है, लेकिन क्या आपके पास दूसरी कोई ऐसा हुनर या स्किल है जिससे आप कमा सकते हो, अगर है तो आप बुलंद हो। तो इसका मतलब ये कि भारत में अधिकांश लोगों का बुढ़ापा सिर्फ बचत से सुरक्षित नहीं होगा, बचत के अलावा उनके पास कोई हुनर भी होना चाहिए जो उन्हें बुढ़ापे में मदद करे कमाने में। और इसका कनेक्शन अंशुमन जी ये भी है कि हम ये कहीं ना कहीं पुराने ज़माने से ये हम सोच के आ रहे हैं कि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि हम 55 या जो 60 साल के उम्र में हम काम करना बंद कर देंगे पूरी तरह, और हम बस अपने पैसे पे जिएंगे या अपने बच्चे हमारे ख्याल रखेंगे, बस ये है आराम करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे दुनिया भर में लोग बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं। भले आपका कमाई 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का था और अब आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन ये क्षमता रखना कि आप अपने हुनर को यूटिलाइज करोगे, इसका एक दूसरा बेनिफिट हेल्थ पे है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। रिटायरमेंट को लेकर के बात करते वक्त लगता है नहीं यार, मुझे रिटायरमेंट अच्छी नहीं लगती ये वर्ड, क्योंकि मेरा जो चाचा है या मामा है, मैंने उनको देखा है, उनको डायबिटीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर है, कोई मानता नहीं है उनका, सोते रहते हैं या जो भी है। वो पिक्चर जो हमारी दिमाग में आता है वो बहुत ही बड़ा निष्क्रिय एक नेगेटिव सा पिक्चर है, तो हम सोचना बंद कर देते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर अपने रिटायरमेंट के बारे में अगर आप सोचें कि आप 80 साल या 90 साल की उम्र में आप मैराथन दौड़ रहे हो या आपने फार्मिंग की हो या आप कुछ कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपका हेल्थ की जो ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम, जो खर्चे की बात कर रहे हैं, वो भी कम ही रहेगा कि आपके दिल और दिमाग जो है दोनों फिट रहे। तो आप म्यूचुअल फंड में उद्योग की बड़े शुरुआत से 25 ही साल तो हुए म्यूचुअल फंड को, और 25 साल का आपका पूरा सफ़र है डीएसपी से टाटा से लेके और पीजीएम तक, और पर्सनल फाइनेंस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपको क्या लगता वो एक कौन सा सबसे बड़ा रिस्क है जो एक आम भारतीय अपने बचत और निवेश में हमेशा इग्नोर करता है? वो एक रिस्क मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, और जितने भी हमारी एफर्ट्स हैं हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शादी जो भी बोले उसके लिए, उसके पीछे हम लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपने शुरुआत में कहा कि आपने जितने भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये सारे जितने गोल्स हैं, रिटायरमेंट, इसमें तो एक गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता। तो प्रायोरिटी कहाँ होना चाहिए, गलती वहीं पे होता है कि प्रायोरिटी हम क्या कर देते हैं, कि क्या हम छोटे से भी एक अकाउंट खोल करके, भले हम बच्चों के लिए भी पैसे जोड़ रहे हैं, क्या हम हमारे खुद के रिटायरमेंट के लिए क्यों नहीं जोड़ते हम? ये गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। और मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा अंशुमन जी कि मैंने पिछले 14 सालों में खुद से इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी इक्विटी शेयर नहीं खरीदा है अब तक। एक हाथ खरीदा था, कोई दोस्त की कंपनी जब आईपीओ की थी तो दोस्ती खास्ती मैंने किया था, वो भी मैंने बेच लिया था, लेकिन सारे म्यूचुअल फंड्स में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एडवाइज़र के थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पिछले 14-15 सालों से कर रहा हूँ, और उनके साथ बैठ करके मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी फैमिली की जो गोल्स हैं, उसको एकदम फोकस में रखते हुए हमें क्या इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। ना कि ये देखें कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, पेपर है, सोशल मीडिया है, तो हम इसमें भी चले जाए, उसमें भी चले जाए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत करनी चाहिए, सब कर रहे हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। तो लोग जितने अपने इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कीजिए, बोलिए उसको, या सोशल मीडिया कहिए, वहाँ पे चले जाते हैं। तो साथ साथ ये रिटायरमेंट की प्रायोरिटी के साथ साथ एक अच्छा ट्रस्टेड एक एडवाइज़र रहना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गैप है आज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय बचत करने वाले निवेशकों के दिमाग में बीमा ने इतना असर कर दिया, रिस्क कवरेज ने इतना असर कर दिया कि उन्होंने अपनी एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में रिटायरमेंट की प्लानिंग को शामिल ही नहीं किया? ऐसा आपको नहीं लगता? इंडस्ट्री बहुत पुरानी है इंश्योरेंस की, और इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से सब
सबके पास है, इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, तो टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल में भारत में अगर फिनेंशियलाइजेशन की बात करें कि जो पहले रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ जो एक ट्रेंड था, वो धीरे धीरे से अब ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है कि यंगर जनरेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अपना पहले घर खरीदना चाहता है। हालांकि आज भी प्रेशर है, लेकिन अगर आप शहरों में देखेंगे तो वो धीरे धीरे से कम हो रहा है कि आपको पहले घर ही खरीदना है, आपको ऑफिस के पास में कहीं रह के, रेंट में भी रह कर अपनी ज़िंदगी जीना है और पैसे का थोड़ा सा जीने के लिए भी खर्च करना है और थोड़ा सा बचाने के लिए भी। मुझे एक्चुअली जो नई पीढ़ी है शायद छोटी गलतियां वो भी कर रहे हैं जैसे कि पुरानी पीढ़ियां हम लोग करते रहे, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन और होप और ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है कि ये लोग कर लेंगे अपने काम। बट इस चीज़ में जो छोटी मोटी गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए ये जो डू इट योर सेल्फ वाली जो कल्चर होगा, उसके साथ साथ भले आप शुरुआत डू इट योरसेल्फ से करें, एक ट्रस्टेड एडवाइज़र होना, मेरे ख्याल में मैं खुद से एक ट्रस्टेड एडवाइज़र के साथ पिछले 14-15 सालों से काम कर रहा हूं, जबकि मैं इस इंडस्ट्री में हूं। और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट उस चीज़ का हुआ है कि मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे कोई रिस्क हो, मुझे पूरी एडवाइस मिल रही है कि मेरे ज़रूरतों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम मीडिया में, न्यूज़पेपर में और हर जगह पे हम जनरल सी बातें करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, लेकिन हर घर अलग होता है। किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, किसी के हेल्थ में कंडीशंस हैं, किसी के बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होंगी, कोई सिंगल होगा, कोई डिवोर्स्ड होगा, कितना सारा जो डिफरेंसेस होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे एक एडवाइज़र की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अजीत, इस सवाल को और थोड़ा बेहतर समझें क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में, कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में अपने जीवन को लेकर जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो उन्हें एक अच्छे बुढ़ापे की प्लानिंग से रोकता है। इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने की कोशिश है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ या भविष्य में बच्चे ऐसा ना कर पाए, इससे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है जो रिस्क कवर करता। और रिटायरमेंट के लिए बचत अपने लिए एक अच्छी जीवन की सांझ जीने की कल्पना से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। और भारत और अमेरिका के निवेशकों में बुनियादी रूप से बड़ा फ़र्क दिखता है, क्योंकि वहाँ का निवेशक शुरुआत रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग से शुरू करता है, उसे पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग सिखाई जाती। भारत में पहले उसे कहा जाता है कि तुम एक बीमा ले लो यार, कल अगर कुछ हो गया ना तो आगे क्या होगा। ये साइकोलॉजी कैसे आप समझते हैं, आप इतनी गहराई से इन चीज़ों को समझ रहे हैं? एक चीज़ अंशुमन जी इस पे है कि जब हम कंपेयर करते हैं कि अमेरिका में ऐसा है और इंडिया में ऐसा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि वहाँ की रेगुलेशंस, जो रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो एक फॉर्मल वर्किंग करते हैं, सिस्टम से आते हैं, और वहाँ पे पेंशन के लिए अपनी सैलरी से जो पैसा कटना है तो वो होता है। यहाँ पे जो फॉर्मली जो काम कर रहे हैं वो तो परसेंटेज वो आंकड़े बहुत कम है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा अब ऑटोमेटिक। और इस चीज़ में ऑटोमेटिक कोई चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? वो इसीलिए कि हमारे दिमाग से हम इतना लंबा नहीं सोच सकते। हम आगे की सोचते हैं कि यार अभी बच्चा हुआ है, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसकी शादी का क्या होगा, और हमारा तो यार रिटायरमेंट चलती रहेगी। हमको ये लगता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि आप क्या बात कर रहे हो इस रिटायरमेंट के बारे में, हमारा रिटायरमेंट प्लान तो हमारे बच्चे हैं, है ना, हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे ख्याल रखेंगे। और बहुत लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि वो उतना तो सही नहीं है, बहुत बच्चे देख भी लेते हैं अपना और बहुत नहीं भी देखते, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें। और अब अगर मेरे दोस्तों में अगर शहरों की बात किया जाए, और मुझे छोटी शहरों का शायद उतना तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी ये एंग्जाइटी होगा। यहाँ पे हमारी बातचीत में यही रहता है कि नहीं, हमें हमारे बच्चों पे बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद से इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसके लिए क्या करें। तो अमेरिका वगैरह में जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक सा जो चीज़ होता है तो वो हेल्प कर जाती है। तो मेरा इसका एक कंक्लूजन ये रहेगा कि भारत में भी लोगों को ये ढूंढना चाहिए कि ऑटोमेटिक क्या चीज़ हो सकता है कि हम सोचे समझे बिना ये चीज़ जो है अपने आप से चल रही है, और एक वक्त जब आएगा तो हमारे वो पूंजी बहुत बड़ा काम कर सकता है अगर रिटायरमेंट को हम उसको प्रायोरिटाइज किसी तरीके से करें। और छोटी छोटी जो निवेशक चाहे जो अपनी SIP करे, जो भी हो, इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करे। एक चीज़ और इसमें अंशुमन जी मैं कहना चाहूँगा कि एक सीक्वेंस होती है,
और मैं कहूँगा कि कोई भी एक अडल्ट को अगर देखा जाए, आप अगर 18 साल के ऊपर हो, 20 साल के ऊपर आप नौकरी करना शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, और वो चीज़ मेरे हिसाब से वो ये है कि आपको हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज़ पे कंट्रोल रहनी चाहिए। ये दोनों चीज़ हम स्कूल में सीखते नहीं हैं। तो हम जब बाहर आते हैं तो हम हमारे दोस्तों को, हमारे बिरादरी में लोगों को पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, किसी ने शेयर खरीदा, किसी ने रियल एस्टेट खरीद लिया, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, और वो शायद हमारे लिए सही ना हो। तो इसकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो ये है कि आपकी जो कमाई है उसका बजटिंग आप पहले समझें कि आपका कितना अंदर आ रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या बच रहा है। बचत से पहला चीज़ आपको अपनी इंश्योरेंस करने की है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, प्योर लाइफ की जो इंश्योरेंस है उसको हमने ले ली। फिर जो बाकी बचत सरप्लस से एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना थर्ड स्टेप होता है। तो पहला बजटिंग आपने समझ लिया, दूसरा आपने बजटिंग समझने के बाद आपने बीमा करा लिया अपना हेल्थ और लाइफ की। फिर आपने तीसरा स्टेप ये लिया कि आपने 3 या 6 महीने की जो आपके खर्चे हैं उसको आपने कोई बैंक में रख दिया, समझिए कि एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। फिर जब आपका कमाई में थोड़ा जैसे सरप्लस बनती जाती है, वहाँ से आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। लोग जो है सीधा कूद जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, और उसके पहले जो इंश्योरेंस और जो इमरजेंसी फंड की जो स्टेप होती है वो मिस कर जाते हैं। तो इससे बहुत एंग्जाइटी कम हो सकती है। तो ये मेरा मानना है। लोग तुरंत वेल्थ पे, रिटर्न पे चले जाते हैं। ये सवाल इसलिए मुझे और भी पूछना ज़रूरी था आपसे कि खेती सबसे पुराना पेशा है, दुनिया में सबसे पुराना पेशा खेती, और आप वीकेंड फार्मिंग करते हैं। खेती बड़े धैर्य का काम है। पहले बीज बोया जाता है, फिर फसल पकने का इंतज़ार होता है, फिर उसका एक साइकिल है 2 महीने 3 महीने का, और उसके कटने का इंतज़ार होता है। बट आज के जो इन्वेस्टर हैं वो तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में रिजल्ट चाहते हैं। अब जो 11 करोड़ बुजुर्ग हैं, जिनके जो बुजुर्ग हो गए, जिनके पास कोई पेंशन प्लान नहीं था, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो बची हुई वह आबादी, उसको आप ये कैसे सिखाएंगे कि आपको इतने लंबे समय के लिए खेती या किसान वाले धैर्य के साथ काम करना? आप अपनी टीम को कैसे बताते हैं कि वो लोगों को कैसे बताया जाके? ये पहली बात तो ये है कि मैं वीकेंड फार्मर बिल्कुल बनना चाह रहा हूँ, और मैंने सारी तैयारी की है इस चीज़ के बारे में। और मेरा मेरा इसका जो रीज़न है और पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि जितने भी वीक में जब काम करते हैं तो दिमाग बहुत यूज़ करना पड़ता है। मैं अपना हाथ यूज़ करना चाह रहा हूँ कि दिमाग कम और हाथ से मैं काम करूँ, कि मैं सींचूँ कुछ और मैं ज़मीन से काम करूँ। बचपन से नेचर से लगाव भी रहा है, तो वो एक रीज़न है। आपकी जो क्वेश्चन है कि लंबे समय के लिए सोचना, ये आप सही कह रहे हो कि एक्चुअली ना, ये लोग जब बोलते हैं ना, ये तो दिमाग की केमिकल लोचा है कि हमारे केमिकल लोचा है, और हम इतना आगे नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते। हमारे ब्रेन जो डेवलप हुई है, हम जब कहते हैं कि हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स बड़ा एनालिटिकल होता है, हम सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, हमारी जो ब्रेन को लेकर के। जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी स्ट्रेंजर के बारे में सोचते हैं, तो हम हमारी पुरानी ब्रेन जो है उसको यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारी जो नियो कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नई ब्रेन है, उसको हम एनालिटिकल और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। और हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम हमारी पुरानी ब्रेन को यूज करते हैं, सर्वाइवल वाला जो पुरानी ब्रेन है। तो जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो आज निवेश कर रहे हैं, ये हमारा जब हम 80 साल के रहेंगे तो तब उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो 80 साल के बारे में अगर आप सोचने लगो तो वो तो स्ट्रेंजर है। हाँ, हम उसे जानते नहीं हैं, आप जानते ही नहीं। तो क्या होता है कि हमारी जो दिमाग है वो पूरा बंद हो जाता है कि बोले ये इतना दूर नहीं सोच सकते हम। क्योंकि अगर आप मुझे कह रहे हो कि आज मैं निवेश करूं और फायदा किसी और को हो रहा है, मैं पैसा लगा रहा हूं, फायदा किसी और को हो रहा है, ये बायोलॉजी होती है ब्रेन की कि ये आदमी बहुत दूर की है, मैं समझ नहीं सकता हूं। तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। और साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि आपने साइकोलॉजी की बात की, साइकोलॉजिस्ट लोग और जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को बहुत ही एक विविड तरीके से विजुअलाइज करें कि आपका पर्पस क्या होगा जब आप 70 के हो या 75 के हो या 80 के हो या 88 90 के हो। तो आपका पर्पस क्या होगा? आप देखते क्या हो कि आपका कोई बिजनेस होगा, या आप दुनिया घूम रहे हैं, या आप फार्मिंग कर रहे हैं, या आप टीचर है, प्रोफेसर है, क्या होगा? आप बुक लिख रहे हैं। इस चीज़ के बारे में सोचें, क्योंकि अगर जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो जो आदमी है वो स्ट्रेंजर नहीं बनता, वो फिर उसमें कलर आ जाता है कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ। तब जब आप एक्शन लोगे कि ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ,
तब वो जाकर के थोड़ा सा स्टेबल बन जाता है कि मैं करूं। नहीं तो अगर आप सोचेंगे ही नहीं, बस रिटायरमेंट की बात करेंगे, तो हमारे रिसर्च में रिटायरमेंट एक नेगेटिव वर्ड जैसा माना जाता है। तो अपने को हमें जो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स में लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसमें खुशी हो। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, घर, गाड़ी, वेकेशन, ये सारे खुशी की चीज़ें होती है। और अगर बहुत सारे लोग जो काम करें उनके लिए रिटायरमेंट एक नेगेटिव चीज़ है तो हम नहीं करते। तो पहला एक बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट अंशुमन जी ये है कि अपने रिटायरमेंट को एक खुशी के मौके जैसा विजुअलाइज करना करें शुरू और करें। उसके बारे में सोचें। तब जाकर के आपकी मोटिवेशन बनेगी। अधिकांश लोग तो विजुलाइज ही नहीं करना चाहते कि 60-70 के बाद क्या स्थिति होगी, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। उनके दिमाग में ऐसी कोई, जबकि हो सकता है उनके परिवार में कोई व्यक्ति हो उनके बगल में जो 60 और 70 का हो, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है वही इपिक्यूरियस वाली बात कि हमें लगता है कि हमको बहुत जिंदगी मिली है, लेकिन वो देखते देखते निकल जाती है। हम थोड़ा निवेश की रणनीति पर बात करें, फिर रिटायरमेंट पे और गहराई से पीजीआईएम की तैयारियों पे जब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पीजीआईएम ने थीमेटिक फंड से दूरी बनाई, क्या वजह थी? वैसे तो हमने इस दिसंबर में 24 की दिसंबर में हमने हेल्थ केयर की फंड लॉन्च की। मार्केट के करेक्शन सितंबर के बाद करेक्शन आई, तब जाकर के हमने लॉन्च की। और हमारा थीमेटिक फंड से थोड़ा सा दूर रहने का, डोमेस्टिक थीमेटिक फंड से दूर रहने का रीज़न ये था कि हमें ये इन्वेस्टर बिहेवियर, हम हर जगह जाके बात करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे एडवाइजर्स को, बिहेवियर यही होता है कि जब मार्केट बुल मार्केट में रहता है या ऊपर चढ़ा हुआ रहता है तो सबकी मोटिवेशन होती है कि हमें भी ये रिटर्न्स मिलनी चाहिए। तो जितने थीम्स होते हैं, जितने सेक्टोरल फंड्स होते हैं, वो लॉन्च तब होता है ज़्यादातर जब उनमें उनकी जो अर्निंग्स हैं या उनकी जो लेवल्स हैं वो हाई मोमेंटम बन चुका होता है। तो उसके बाद फिर आपको बहुत रुकना पड़ता है कि उससे आपको एक जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो निकले। और आप देखिए पिछले साल के बहुत सारे थीमेटिक फंड्स आए, आज बहुत वो जितने भी फंड्स हैं, बहुत सारे, ना कि सब, लेकिन बहुत सारे फंड्स जो है अब भी नेगेटिव रिटर्न्स में हैं और स्ट्रगल कर रही है। तो हमें ये था कि देखो, हमें पीजीएम को यहाँ पे इंडिया में लिस्ट विस्ट करने की कोई मोटिवेशन तो है नहीं। हम 150 साल से प्रूडेंशियल, ये जो पीजीएम है वो प्रूडेंशियल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये प्रूडेंशियल यूएस की जो प्रूडेंशियल है, 150 साल इस फरवरी में हमारा ख़त्म हुआ। तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं कि ये कंपनी को अगले 100-150 साल के लिए भी सर्वाइव करना है, तो एक ही चीज़ पे टिकेगी, वो है कि इन्वेस्टर का, निवेशक का एक्सपीरियंस हमारे साथ क्या रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। तो आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिसमें उनका एक्सपीरियंस जो है शॉर्ट टर्म में भी हो, मीडियम टर्म में भी हो, वो खराब रहे। तो हमने कहा कि ये हमने ट्रेंड तो देखा है कि थीमेटिक फंड्स में लोग घुस जाते हैं जब हाइट पे होता है और फिर उनकी एक्सपीरियंस खराब होती है। तो हमने कोई इसको लॉन्च ही नहीं किया, क्योंकि ये अपना वैल्यू सिस्टम में ही, ये इसमें हमने इसको हमारी टीम के साथ हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हम ऐसे चीज़ों पे फोकस करेंगे जहाँ पे कंसिस्टेंसी रहे। आपने ग्लोबल पोटेंशियल की बात की, करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का AUM है पीजीआईएम के पास। पीजीआईएम ने कि वो सबसे बड़ी ग्लोबल लर्निंग क्या है, नसीहत क्या है, जो भारत में आप बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे? जो बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं है कि आप क्या दोहराना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि एक डिफरेंस तो है कि हम इंडिया में यहाँ पे जब एक पीजीएम की बिज़नेस को हम कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो इन्वेस्टर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको देख करके हम हमारे बिज़नेस को इस तरीके से करें, ऐसे वैल्यू ऐड के साथ करें कि हम कहीं भी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने का, ये जो मैं पहले कह रहा था कि उसी को पकड़ के हम चले कि हम जो इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल और कंसिस्टेंसी के साथ जो हम कर सकते हैं, उसको हम कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करें। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अभी इंटरनेशनली क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लोगों के लिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में हम कंसिस्टेंटली डाइवर्सिफाइड वाली प्रोडक्ट्स करें। फिर जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे हम थीमेटिक या PMS या AIF जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ इंट्रोड्यूस करें। तो हम बड़ा एक क्लियर तरीके से
इन्वेस्टर की सेगमेंट को देखते हुए हम उस प्रोडक्ट्स को वैसा मैनेज करना चाहते हैं। और ये लर्निंग्स हमें आई है हमारी इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहा है कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट पे बड़ा फोकस रखें। हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। आप तो स्केच आर्टिस्ट भी हैं, स्केच भी बनाते हैं। एक हल्का फुल्का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आप किसी के चेहरे को स्केच करना ज़्यादा कठिन है या पोर्टफोलियो मैनेज करना? मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो मैनेज करना और भी कठिन होगा मेरे फंड मैनेजर्स के लिए। मैं तो खुद पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करता हूं, लेकिन जो मेरे CIO हैं, जो मेरे फंड मैनेजर्स हैं, मुझे लगता है कि उनका काम एक स्केच करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि स्केच करने के लिए तो ये एब्सोल्यूट है, यहाँ पे यही चेहरा है या यही पिक्चर है जिसको हम स्केच करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेज करने में इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि हमें आगे के बारे में सोचना है कि क्या वो चीज़ें हो सकती है जो हमारी डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि उनका जॉब तो मेरे जॉब से, अगर मैं ये करूँ तो उससे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट है ही। म्यूचुअल फंड की लिटरेसी बढ़ाने का, लोगों को तैयार करने का, म्यूचुअल फंड सही करने का है, ये सब करने की बातें बहुत ज़्यादा हुई, पर अभी भी आप देखिए तो मैक्सिमम फंड 30-40 शहरों से आ रहा है। क्या म्यूचुअल फंड इंक्लूसिव हो पा रहा है या नहीं? आपको लगता है कितना इंक्लूसिव हुआ है? अंजुमन जी, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जितने भी लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एक सपना है, जिनको आगे बढ़ना है, उनको अपनी ज़रूरत नहीं है। वो खुद से रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और एक कॉमन सेंस लेकर के डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। कभी गलतियां उसमें हो सकती है। हमारा काम ये है कि हम अवेयरनेस उसको बढ़ाता जाए। और अगर इंडिया में आज फाइनेंशियलाइजेशन की, जैसे मैंने बात की, जब लोगों को ये पता चलता है कि महंगाई के बारे में, जब उनको पता चलता है कि इसको बीट करना बहुत ज़रूरी है और उसको बीट करने का तरीका ये है कि हम निवेश करने लगे, बैंक में भी कुछ इमरजेंसी फंड के पैसे रखें और मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करें, उनको ये सिखाने का काम तो बिल्कुल जारी रहना चाहिए मेरा। लेकिन इसमें एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप देखिए कि आज अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो हम खरीदते वक्त हम ये कहते हैं कि हमने एक 8 ग्राम की गोल्ड की कॉइन ली या 10 ग्राम की ली या 1 तोला, हम यूनिट्स में बात करते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट, जो सबकी फेवरेट है, उसमें भी अगर हम बात किया जाए तो हम करते हैं कि हमने 1500 स्क्वायर फीट की घर ली या 1000 स्क्वायर फीट की घर ली या 1 एकड़ की ज़मीन ली, तो हम यूनिट्स में बात करते हैं। यही चीज़ जब म्यूचुअल फंड्स में आती है तो हम वैल्यू में बात करते हैं कि हमें 10 लाख डालनी है, 5 लाख डालने हैं, 1 लाख डालना है, 20,000 डालना है, जो भी हो। मेरा मानना ये है कि अगर हमें आगे के लिए लोगों को ये बताना है कि म्यूचुअल फंड्स को आप गोल्ड, रियल एस्टेट, बाकी जितने भी आप निवेश करने की चीज़ें हैं, आप यूनिट्स में अगर सोचते हैं, इसको भी यूनिट्स में सोचिए कि क्या अपने यूनिट्स आप बढ़ाते जा रहे हो, आप निवेश करते जा रहे हो एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आपकी यूनिट्स बढ़ती रहे। आप वैल्यू पे उतना फोकस ना कीजिए, क्योंकि भारत है, फ्यूचर है, अच्छा है। अगर आपको लगता है तो इक्विटी मार्केट, सबके लिए इक्विटी मार्केट नहीं होता, रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप देखिए कि जहाँ जहाँ हम आज पैसा बना सकते हैं, कहीं भी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हो, आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आप कोई बॉन्ड या डिबेंचर खरीद सकते हैं, आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आज अभी और भी चीज़ें हैं, बिटकॉइन जैसी चीज़ें या ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 5, 6, 7 जो एरियाज़ हैं जहाँ दुनिया में हर कहीं भी हो, आप यही 7 चीज़ों में आप निवेश करके पैसा बनाते हैं। लेकिन इन 7 में ना इक्विटी सिर्फ एक ही चीज़ है, इक्विटी, जो हमारी जो ह्यूमन प्रोग्रेस है दुनिया में, जो इनोवेशन, उसको कैप्चर करना, वो एक ही एसेट क्लास है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी उम्र जो भी हो, हाँ, आपको रिस्क देखना है, एडवाइज़र से बात करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा इक्विटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है क्योंकि इक्विटी एक ही ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया में जो प्रोग्रेस हो रही है उसको कैप्चर करके प्रॉफिट्स बना रही है। वहाँ पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की जो हेल्प होती है म्यूचुअल फंड में, कि वो चुन रहा है कि कौन सी कंपनियों में जो वो ताकत है कि वो आगे बहुत सालों तक करे, तो वो भी एक आपको एडवांटेज मिला। और तीसरा ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त, एक सारथी, एक एडवाइज़र रहा, तो फिर आपकी जो जर्नी है उसमें एंजाइटी नहीं रहेगी।
रिटायरमेंट के और पीजीआईएम के अब सवालों की तरफ हम चलते हैं। पीजीआईएम ने कई नए काम किए हैं, कई नए प्रयोग किए हैं रिटायरमेंट को लेकर। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग ने रिटायरमेंट की अनदेखी की है, इसे इग्नोर किया है, और ऐसा करने में क्या रेगुलेटरी कन्फ्यूज़न एक बड़ी वजह निभाता रहा है? मैं कहूँगा कि सारे इंडस्ट्री के सारे जितने एएमसीज हैं हर तरह के फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करते हैं, रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पीजिम में हमारी टीम ने रिटायरमेंट को लेकर के काफ़ी डीप तरीके से उस पर फोकस रखा है, और उसकी वजह यही है कि हमारी जो सोच है वो यही है कि सारे जितने फाइनेंशियल गोल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि उसके लिए लोन नहीं मिलता। अब आपके बच्चों के लिए आपने पैसे जोड़े और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा, लेकिन बच्चे की हुनर इतनी अच्छी है कि उसको न्यूयॉर्क में या लंदन में या कहीं बाहर में अगर मिले, तो आप क्या करोगे? रोकोगे अपने बच्चे को जाने से? आपको तो ये लगेगा नहीं, मुझे अगर मेरी बेटी जा सकती है पढ़ाई बाहर तो जाना चाहिए। उसके लिए आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है और आप अपना सपना पूरा आप कर सकते हो। रिटायरमेंट के लिए आप नहीं कर सकते हो। तो उस रीज़न के लिए हमने उस चीज़ पे फोकस रखा। रेगुलेशन की जब अगर बात करें तो रिटायरमेंट की कैटेगरी है सेबी में, लेकिन रिटायरमेंट के लिए पीएफआरडीए पेंशन के लिए एक रेगुलेटर अलग भी है। तो एक जो चीज़, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि सेविंग्स और लोन के लिए रिजर्व बैंक की रूल्स हैं, और निवेशकों के लिए सेबी की, ब्रोकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सेबी की रूल्स हैं, इरडा ने इंश्योरेंस की रूल्स बनाई हैं, पीएफआरडी ने पेंशन्स की रूल्स बनी हैं। तो एक घर में जो माँ बाप कमा रहे हैं, तो उनको अगर कोई सारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए एडवाइस कर सके, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलती है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एक गैप ये रहा है कि सब अपने अपने जो चीज़ें पे लगे हैं और पूरी तरीके से वो हेल्प नहीं कर पा रहा। तो एक निवेशक को एक चीज़ के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है, लोन्स के लिए एक जगह, कोई टैक्स फाइलिंग के लिए सीए की जगह, इंश्योरेंस के लिए कोई और आ रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और। तो जहाँ पे मैंने देखा है कि आज जो मैच्योरिटी आ रही है एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स करते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के आप उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें बहुत हेल्प हो रही है। अजीत, आपका जो रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे आया 2023 में, इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई और कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य को ठीक की लागत, ये सबसे बड़ी चिंताएं थी लोगों की रिटायरमेंट के फ्यूचर को लेके। पीजीआईएम का फंड, खासतौर से जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो इन कंसर्न्स को, इन चिंताओं को कैसे एड्रेस करता है? अंशुमन जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, हर व्यक्ति को फियर और ग्रीड जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के फियर और ग्रीड के इमोशन पे काम करता है। लेकिन अगर हम इसको फाइनेंशियल गोल्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उसको लेकर के अगर हम देखें, और हमें किसी को ये नहीं पता कि कल क्या होगा या अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल में क्या रहेगा, तो इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप निवेश कर रहे हो और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कोई भी चीज़ महंगा न खरीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मार्केट में बहुत तेज़ी चल रही है, तब इन्वेस्टर्स बहुत आ जाते हैं अंदर कि अरे ये जो चीज़ है अगले 5-10 साल के लिए भी चल सकता है। तो ये गलती हो सकती है। आपका सबसे बड़ा रूल ये होना चाहिए कि आप जो भी खरीदे, आप अब सोना जब आप खरीदते हो तो आप महंगा नहीं खरीदना चाहते हो, डिस्काउंट अगर आएगा तो आप खरीदोगे। आप रियल एस्टेट में भी आप ये नहीं कहते हो कि नहीं महंगा हो जाएगा तो ये अच्छा है, महंगा होता रहेगा तो हम खरीदते हैं ज़्यादा। हम डिस्काउंट के लिए वेट करते हैं चीज़ों में। तो आप अगर इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखें तो ये मार्केट डिस्काउंट पे है। तो अच्छी कंपनियां, अच्छी पोर्टफोलियोज़ को आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए, या आप शुरुआत जब करें या आप ज़्यादा पैसा जब आप लगा रहे हो, तो आप ये देखें कि कहाँ पे डिस्काउंट है, ना कि कौन सबसे ऊपर है, क्योंकि जो ऊपर है वो हर वक्त तो ऊपर नहीं रहेगा, वो साइकिल से गुजरता जाता है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल सा एक कैटेगरी है, जिसमें हर एएमसी में जिसके पास एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उनका उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला ये लगा होता है कि जब मार्केट बहुत महंगा हो तो हम इक्विटी में, जो शेयर बाज़ार में निवेश जो है हम कम करेंगे, और जब मार्केट
डिस्काउंट में चल रहा है तो हम उसका जो है प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी सहूलियत है आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको रिस्क जितना आप उठा रहे हो उसके आगे सबसे आपको अच्छा अगर आउटकम चाहिए तो बैलेंस फंड ऑटोमेटिकली करता है। और हमने अंशुमन बात की कि हर चीज़ों के लिए ऑटोमेटिक होना। एसआईपी का फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिक है। जब मैं अपना करियर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में शुरू किया और हम एसआईपीज करते थे तो हम 12 चेक हाथ से लिखते थे और 12 चेक के बाद मुझे इन्वेस्टर निवेशक के पास जाके वापस पूछना पड़ता है कि अगले 12 लेना है। और अब तब मार्केट अगर डूबा हुआ है या कुछ अगर कम है तो फिर वो कहते नहीं आज नहीं अभी नहीं, और वो चला जाता था वो मौका। लेकिन आज आप उसको कन्वीनियंटली आप कर सकते हो, 10-20 साल के लिए जो आपको कन्वीनियंटली करना है आप कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जो ऑटोमेटिक आपको संभाल के रखता है आगे के लिए। तो मैं वो कैटेगरी मानता हूँ कि इन्फ्लेशन को आप इशू ले, फाइनेंशियल गोल्स की आप इशू ले, वो एक कैटेगरी सबका काम आ सकता है। अजीत, 50 गिग्स कंपेडियम आपका बड़ा महत्वाकांक्षी और बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है अगर हम कहें कि रिटायरमेंट के बाद हुनर को, शौक को कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए। जो बात आपने शुरुआत में कही थी कि भारत में रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं है कि काम खत्म होने के बाद आराम से घर में 8 घंटे सोना, बल्कि कुछ करना चाहिए। इस पहल की प्रेरणा क्या थी, कहाँ से पहल आई और कितने लोगों ने इसे अपनाया है भी, आपको ऐसा लगता है? अंजुमन जी, जब हम अपने रिटायरमेंट रिसर्च के बारे में मैं कह रहा था पहले, हमने जो 2020 की रिटायरमेंट सर्वे में हमने जब रिटायरमेंट रेडीनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप रेडी हो रिटायरमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमें ये आंकड़े मिले कि जिन लोगों के पास एक सेकेंडरी स्किल है, एक हुनर है दूसरा, जिससे भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है घर पे, तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा था। तो हमने उस पॉइंट को लेकर के कहा कि ये हमें हमारे जितने ऑडियंस है उनके सामने रखना होगा। तो हमने एजेंसी के साथ काम किया कि हम ये ढूंढने निकल गए कि लोग क्या क्या करते हैं। तो लोग हैं जो कोविड के वक्त, मुझे लगता है कि काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं उनको बिल्कुल ये एग्जाम्पल्स रहेगी कि कोविड के टाइम पे लोग जिनके नौकरियां नहीं थी या नौकरियां छूट गई थी, तो कोई अपने घर पे बेकिंग कर रहा है, कोई क्लाउड किचन शुरू किया हुआ है, कोई लगा हुआ है कुछ और चीज़ करने में, योगा सिखा रहा है या कोई ऐसा कुछ कर। तो हमें लगा कि ये तो बहुत सही इंसाइट मिल रहा है कि जो लोग जिनके पास एक दूसरा हुनर है जिससे वो कमाई कर सकते हैं, भले वो छोटी मोटी कमाई हो, तब उनको कॉर्पस और कितने साल तक काम करेंगे ये सब कोई एंग्जाइटी थी नहीं। तब जाकर के हमने एजेंसी के साथ हमने कहा चलो हम ढूंढने निकलते हैं कि क्या क्या लोग करते हैं। और उसमें पेट ग्रूमिंग कहिए कि आपके पास अगर पेट्स है और आपके पास छोटी सी घर है, आंगन है, तो वहाँ पे आज पेट्स तो सबके लिए प्यारा होता है, तो उनके ग्रूमिंग से पैसे कमा रहे हैं। योगा कोई सिखा रहा है, कोई कंटेंट डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन में है तो वहीं से भी वो वहाँ से कमा रहा है। ट्रांसलेशन आपको अगर लैंग्वेजेस आती हो तो वहाँ से कमा रहा है। वॉइस आपकी अच्छी हो तो वॉइस ओवर ढूंढ करके वो कमा रहा है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस में अपना करियर छोड़ करके फाइनेंशियल एडवाइस, कोई फिटनेस की जर्नी में फिटनेस इंस्ट्रक्टर की सर्टिफिकेशन लेकर के फिटनेस कर रहा है। तो हमें बहुत सारे 50 ऐसे एग्जाम्पल्स हमने अपने 50 गिग्स की जो रिपोर्ट है उसमें डिस्क्राइब किया। और इन चीज़ों में अगर कहीं ना कहीं आपको कोई सर्टिफिकेट लेनी है तो हमने उसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से होता है, कि आयुष मिनिस्ट्री से आपको योगा की सर्टिफिकेट अगर सीख के लेना है तो उसके खर्चे क्या होंगे, कहाँ से करते हैं, ये सारा हमने डिटेल्स हर उस जहाँ पे गिग्स की ज़रूरत पड़ती है हॉबीज़ में, अगर आपको उसको फॉर्मल बनाना है तो उसको कहाँ से करें, कितना खर्चा होगा, आप कितना कमा सकते हो, तो ये हमने बनाया। और उस रिपोर्ट को काफ़ी हमने अपने एडवाइज़र्स और कस्टमर्स और अपने वेबसाइट और मीडिया के थ्रू लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं भी है तो हम अगले सवाल पर चलें उससे पहले अजीत का ये सूत्र जान लीजिए कि बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए केवल पेंशन या नौकरी से मिली हुई चीज़ पर्याप्त नहीं, आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और भी जानना पड़ेगा। अद्वैत से काम नहीं चलने वाला है, द्वैत से चलेगा। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक पेंशन का पैसा और दूसरा कुछ और काम जो आपको आता हो। लेकिन एक बात अजीत हमेशा भारत के मामले में पैराडॉक्स दिखती है, संगति के तौर पर दिखती है। भारत के लोग SIP तो करते हैं पर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। ये ज़्यादातर निवेशकों को यही नहीं पता है कि 25 साल बाद उन्हें कितना पैसा चाहिए, कितनी बचत चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या। इसे कैसे समझाएंगे, इसे कैसे बदला जाएगा? अंशुमन जी, मेरा मानना है और मैं अपने टीम से भी ये कहता हूँ कि हम
रिटायरमेंट की रिसर्च तो कर रहे हैं, हम इसके बारे में काफ़ी सारा जानकारी हम लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन भारत में यही है कि अगर आप एक इनकम लेवल के ऊपर लोगों को अगर गिनना शुरू करें तो शायद 1 या 2% लोग हैं जिनकी कमाई वो 12 या 20 लाख के ऊपर साल की कमाई हो। ज़्यादातर लोगों की कमाई 12 लाख से नीचे है या 5 लाख से नीचे। 50% जितने लोग के पास पैन कार्ड होगा उनका अगर इनकम देखें तो 5 लाख के नीचे का इनकम होगा। तो ऐसा जब अब आपका इनकम में ही स्ट्रगल है या आप बनना चाहते हो, कुछ आप कमा रहे हो लेकिन आपका इनकम में ही स्ट्रगल है, तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग दरवाजे के बाहर हो जाता है कि बस यही हो जाता है कि एक ऐसा कॉर्पस हो हमारा जिससे सब कुछ निपटा जाए। अगर इससे बच्चे की पढ़ाई हो तो अच्छा, बच्चे को स्कॉलरशिप मिले तो ये मेरा रिटायरमेंट का पैसा बन गया। तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ये बाहर गांव में भी जो लोग एफ्लुएंट होते हैं और थोड़ा सा उनके पास एक लेवल से ज़्यादा जब वो एक लेवल पहुंच जाते हैं तब वो ज़रूरी है करना, करते नहीं है, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन देखा गया है कि वहाँ पे आते हैं। तो एक ज़रूरी चीज़ इसीलिए होता है कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें आप सेविंग कर सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल उन चीज़ों में आप करते रहिए। और कहीं अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल से रेफरेंस लेकर के कोई अच्छी सी क्वालिफाइड ट्रस्टेड एक एडवाइज़र से मिले तो बातचीत कीजिए, 2 लोगों को इंटरव्यू करके देख लीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, और ये करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग हैं अवेलेबल। अब मेरे अगले 4 सवाल पीजीआईएम के रिटायरमेंट फंड प्लान के ऊपर होंगे, सीधे सीधे सवाल जिसमें हम जानना चाहते हैं। आपका एक 3 बकेट फार्मूला है, जिस फार्मूले में आप एग्रेसिव, हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड और इक्विटीज़ का एक कॉर्पस बनाते हैं, और आप एक कहते हैं कि इस कॉर्पस को 100 साल से अधिक बनाए रखा जा सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल एन्युइटी मॉडल है उससे कैसे अलग काम करता है ये? अंशुमन जी, मैं एन्युइटी के बारे में ये कहूँगा, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस की जो एन्युइटी प्रोडक्ट्स है ये भी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसका कंपैरिजन ये छोड़ के ये करना ये नहीं है हमारा मतलब। 3 बकेट के बारे में पहले अगर बात किया जाए तो हमारा उसमें सिंपल सा ये एक इंसाइट था या ये एक सिंपल सा टूल था कि लोगों का हैबिट ये है कि आपका अगर एक कॉर्पस बन गया तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप बैंक में रख करके उसमें से जो है महीने की खर्चा निकालते हैं आप, या आप कोई बहुत ही सेफ प्रोडक्ट में डाल करके आप उसमें से निकाल रहे हैं। तो हमने ये कैलकुलेशन किया कि अगर आपके पास समझिए कि 2,25,00,000 रुपए है, रकम बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी को 1 लाख रुपए हर महीने के खर्चे के लिए निकालना है, तो कॉर्पस 2,25,00,000 है। इनको अगर आपने कोई एक सेफ सा प्रोडक्ट में डाल दिया, कोई बैंक डिपॉजिट में डाल दिया, कोई एकदम सेफ फिक्स्ड इनकम का म्यूचुअल फंड में अगर डाल दिया, तो ये करीब करीब हमने देखा है कि 20-22 साल इसका ये कॉर्पस आपके लिए रहेगा। लेकिन आप यही 2,25,00,000 जिससे आपको 1 लाख रुपए हर महीने निकालना है, और आप समझिए हर साल 6% की महंगाई से आप उसको बढ़ाते भी रहे, अगर आपको ये 3 बकेट में उसको डिवाइड किया आपने कि आपके पहले 5-10 सालों के लिए आप एकदम सेफ सा एक म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें, और हमारा रिकमेंडेशन एकदम कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का था। अगले 5-10 सालों के लिए आप उसको बैलेंस्ड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की जो हम बात करते हैं या मल्टी एसेट फंड्स की बात करें उस बकेट में आपने डाल दिया, और लास्ट की एक बकेट 5-10 सालों की जो है आप उसको एक लार्ज कैप फंड में, भले हाई क्वालिटी फंड, अग्रेसिव भी आप छोड़ दीजिए इसमें, आप सिर्फ एक डिवर्सिफाइड फंड, या अगर आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी की जो लार्ज कैप इक्विटी होती है अगर उसमें भी आपने अगर निवेश कर रखा हो, तो होता क्या है कि हमने देखा कि जब आप ये 1 लाख रुपया विड्रॉ करने लगते हो तो आपका पहला बकेट कुछ 7 साल चलती है, उसके बाद आप दूसरे बकेट से निकालोगे तो 11 साल वो चलेगी। लेकिन अब तक आपका जो तीसरा बकेट है, जो आपने लार्ज कैप वाली बहुत ही सेफ इक्विटी में पैसा डाला हुआ है, तीसरा बकेट, उस बकेट को 18 साल मिले हैं ग्रो करने के लिए, और वो इतना ग्रो हो चुका होता है कि पैसे खत्म ही नहीं होते। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इक्विटी से निकल के सेफ्टी फिक्स्ड इनकम में आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इक्विटी सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं है और रिस्क होता है, इसमें एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा सिर्फ ये एंगल ये है कि आप जब रिटायरमेंट के लिए, आप विड्रॉयल के लिए जब आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको बांटिए 3 बकेट में, मेरे पहले 5-10 सालों के लिए, फिर मेरे आगे के
5-10 साल और फिर मेरे लास्ट, अगर हम 20-30 साल के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो उसको अगर ऐसे 3 बकेट में डाला जाए और आप डिसिप्लिन तरीके से पहले बकेट से निकाले, फिर उसके बाद दूसरे बकेट, तो तीसरे बकेट को जो है अप्रिशिएट करने का मौका जो आज हम देते नहीं है ज़्यादा, उसको मौका मिल जाता है appreciate करने इसमें का। यहाँ वो भी मौका मौजूद है जो भारतीय सोचते हैं कि मैंने अपने लिए बचा लिया और अपने लेगेसी के लिए क्या छोड़ कुछ बच भी जाता है, हाँ, वो भी हो तो अगर वो लास्ट बकेट को 18 साल ग्रोथ करने के लिए मिलते हैं तो इतना फंड होगा भी कि आपके बाद आपके बच्चों के लिए भी शायद कुछ बच सकता है। और सकता है। मैं कहूँगा कि आज लोग बीमा करते हैं, बीमा करना बहुत ज़रूरी है, डर के मारे कि हम अगर नहीं रहे तो क्या होगा। आज अंशुमन जी, मरने से ज़्यादा प्रॉब्लम जीने का है कि आप देखिए बिरादरी में लोग जो 90 क्रॉस कर रहे हैं, और अगर आप बड़े रिपोर्ट्स को देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफी की हुई, टाइम मैगज़ीन की, इनकी पिछले 5-6 सालों की कवर में थी कि ये बच्चे की फ़ोटो है, ये बच्चा 140 साल जिएगा। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो तो 100 साल पार करेगी, तो उनके लिए क्या बचेगा पैसा अगर हम 20-30 साल की रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटा सा वो इन्वेस्टमेंट, एक एडवाइस लेकर के आपके रिस्क के हिसाब से एक इक्विटी का बकेट रहना, एक बैलेंस्ड का बकेट रहना और एक कंजर्वेटिव बकेट रहना, ये एक तरीका है 3 बकेट का कि आप कोई एडवाइज़र को इसके बारे में पूछ करके इस तरीके से करें। आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की, आप अपने म्यूचुअल फंड में इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जीवन जीने की प्रत्याशा तो बढ़ ही रही है और भारत में बराबर अच्छी हेल्थ केयर के कारण, सुविधाओं के कारण, क्या इसमें इक्विटी और डेट को कैसे मैनेज करते हैं? और क्या गोल्ड भी इसमें होना चाहिए, आपको लगता है इस तरीके से? निवेश करने के लिए सारे एसेट होने चाहिए, और किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें इक्विटी का भी रोल है, उसमें बॉन्ड, डिबेंचर, बैंक डिपॉजिट का भी रोल है, उसमें गोल्ड का भी रोल है, उसमें रियल एस्टेट का भी रोल है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद उसमें बिटकॉइन का भी एक रोल है अगर आपको होगा तो। क्योंकि किसको पता कि आज से 80-100 साल पहले इक्विटी किसने सुना था? आज तो बड़ा पॉपुलर है। आज जो है हम बिटकॉइन देख करके डर जाते हैं, किसे पता कि आज से 50 साल बाद शायद बिटकॉइन नहीं, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो बहुत अच्छा बने। तो लेकिन इसमें जो है रिस्क ये होता है कंसंट्रेशन का। जी, कहाँ कर रहे हैं आप, कितना रख रहे हैं? हम सारे पैसे लेकर के एक जगह चले जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, लेकिन हर चीज़ की एक यूजेबिलिटी के हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी प्रपोर्शन क्या बने। तो मैं कहूँगा कि आपको रिस्क लेना है बिटकॉइन का या किसी और का, मैं एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी एक टेक्निक या इसकी मैं एक खुद से, मैंने तो इन्वेस्ट बिटकॉइन में नहीं किया, मेरा गोल्ड है, इंटरनेशनल है वगैरह, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको अगर रिस्क लेना ही है तो आप 5% लगा सकते हैं। 100 रुपये से 5 रुपये लगाइए, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर वो 5 पूरा ही खत्म हो गया, 0 बन गया, कि आपका सभी पैसे डूब गए, तो आपके जो बाकी के जो 95 है वो साल भर में कवर कर लेगा। गलती तब होती है जब हम 100 के 50 रुपये लेकर के हम बिटकॉइन में घुस जाते हैं या किसी ऐसे रिस्की प्रोडक्ट में घुस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है और हमें उसका प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो आप एलोकेट कर सकते हो, और वापस से मैं यही कहूँगा कि एडवाइज़र का ज़रूरत इसीलिए होता है कि आपके घर के ज़रूरतों के हिसाब से क्या प्रपोर्शन होनी चाहिए। अजित, हर 10 साल में इंडेक्स से 40% कंपनियां बाहर हो जाती हैं। ऐसे में एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की लंबी उम्र कैसे हो सकती है? उस पोर्टफोलियो की उम्र कितनी लंबी होगी जिसके जरिए हम लंबी उम्र का सपना देख रहे हैं या बचत कर रहे हैं? ये तो आसान है अंशुमन जी, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भले वो इंडेक्स हो, इंडेक्स से कंपनी उतरती है, नई कंपनी चढ़ जाती है उसकी जगह पे। तो उसी तरीके से जैसे कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड्स में ये देखते रहते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियां लंबे समय के लिए अपना इन्वेस्ट कर रहा है, अपना डेट कम कर रहा है, या क्या क्वालिटी है उनकी अर्निंग्स की, वो नया चीज़ क्या कर रहा है, क्या कोई सेक्टर में कोई ऐसा डिसरप्शन आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि यहाँ से निकल के कुछ और सेक्टर में हम इन्वेस्ट करें। ये प्रोफेशनल एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ही है। तो म्यूचुअल फंड्स का एक ये कन्वीनियंस यही है, तो एक कि वो बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेटेड है, तो रेगुलेशन ने उसको हर तरीके से उसकी जो गाइडलाइंस बनाई हैं, तो रिस्क उन चीज़ों का रिस्क कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का चॉइस करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी बैठा हुआ है, और ये ओपन एंडेड भी है। आप अगर चाहे तो आप इसमें से आप पैसा निकाल सकते हो। तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करें, प्रोफेशनल फंड मैनेजर का हेल्प ले, वो अपने आप से जो है पोर्टफोलियो में जो तब्दीलियाँ, जो चेंजेस करनी है, वो अपने आप से करते रहेंगे। पीजीआईएम ने अपने रिटायरमेंट फंड में 5 साल का लॉक इन रखा है,
ज़रूरी है। यहाँ एवरेज इन्वेस्टर अजीत 18 महीने में तो म्यूचुअल फंड बेच के निकल जाता है, उसको कंपाउंडिंग की भी चिंता नहीं। क्या रिटायरमेंट के इस प्रोडक्ट में आपको लोगों के रुख में बदलाव दिख रहा है कि वो 5 साल तक ठहरने को तैयार हैं? ये हमें आज नहीं पता चलेगा अंशुमन जी, क्योंकि ये कैटेगरी ही बहुत नई है और हमारा फंड भी नया है। और ये रूल जो है कि ये 5 साल के लिए लॉक इन होना चाहिए, ये सेबी की रूल है इस कैटेगरी के लिए। तो हर जितने भी रिटायरमेंट फंड्स म्यूचुअल फंड्स के हैं सभी में 5 साल का ये लॉक इन है। या आप 60 साल के अगर हो जाए इस बीच में, अगर आपका अगर 60 साल की उम्र होती है तो आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। तो 5 इयर्स या 60 इयर्स ऑफ एज ये रूल है। और मैंने आपसे ये एक चीज़ कही स्टार्टिंग में कि चीज़ जहाँ पे ऑटोमेटिक है कोई चीज़, उसका फ़ायदा उठाए। तो ये 5 साल का लॉक इन जो है, अब आपको ऑटोमेटिकली अगर इसमें आपने पैसा रिटायरमेंट को सोच करके डाला है तो आपको 5 साल तक तो निकाल नहीं सकता। तो आप इस डिफ़ॉल्ट 5 साल के लॉक इन की वजह से आप 5 साल रुकोगे इक्विटी में। हम एक्सपर्ट्स हैं या जो हम मार्केट्स को वॉच करते हैं, हम यही कहते हैं लोगों को कि आप मिनिमम 5 साल तो रुकिए, क्योंकि पिछले जो 50-60 साल की जो हमने डेटा देखी है या हमारी इंडियन मार्केट्स की डेटा देखिए, 5 साल के बाद पैसा खोने का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। 7 और 10 साल के बाद तो बिल्कुल आपको रिटर्न्स ही दिखता है। तो ये 5 साल का एक पहला कदम है कि आप इसको रोकें। जैसे कि पीएफ में होता है लॉक इन, उससे फ़ायदा होता है। अमेरिका में पेंशन के लिए 401k में इन्वेस्ट होता है, उसमें लॉक इन होता है। ये लॉक इन का एडवांटेज लेना, ये एक अपने बिहेवियर को काबू में रखने के लिए ये जो फीचर्स हैं, इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए, उसके बाद हम चलेंगे रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो आखिरी सवाल जो बहुत ही ज़रूरी और बहुत बेसिक है, अजीत से बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। आमतौर पर रिटायरमेंट की प्लानिंग में कहा जाता है कि आपके पास 14 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बुनियादी सवाल लोगों के दिमाग में होता है अजीत कि ये रिटायरमेंट कॉर्पस का हिस्सा होना चाहिए या इसको अलग से एलोकेट किया जाना चाहिए? मैं कहूँगा कि लोग एडवाइस करते हैं कि इसको अलग सा रखिए, 14 से 18 महीने या 1 साल। आप शुरुआत कीजिएगा 3 महीने से, और 3 महीने से शुरुआत करके धीरे धीरे से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आपका ये जो इमरजेंसी फंड है इसको बढ़ाइए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये आपका कॉर्पस का हिस्सा बन सकता है बिल्कुल। और वो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के छोटे छोटे ऐसे फीचर्स बहुत अच्छे हैं सुविधा के कि आप इसको बड़े सेफ, जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है उसको आपके एलोकेशन में तो चाहिए, आपको कंजर्वेटिव प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसमें आप ये कॉर्पस बना सकते हैं। अगर इमरजेंसी की ज़रूरत रही तो आपको आज म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है बिल्कुल। तो और लोन का रेट अगर आपका लंबे समय के लिए जब आप म्यूचुअल फंड में रखोगे तो जो आपका कंपाउंडिंग होता है उससे कम ही होगा लोन के रेट जो है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, या तो आप सेपरेट उसको रखिए, बैंक में रखिए या कोई सेफ प्रोडक्ट में रखिए, या तो आप उसको रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाइए, लेकिन उस बकेट को आप इस चीज़ के लिए रखिए कि ये इमरजेंसी फंड है, और उस चीज़ को बैंक में जा करके उसमें एक आपका लोन का लाइन बनी रहनी चाहिए कि इमरजेंसी में मुझे अगर पैसा ज़रूरत पड़े तो आप इसको लियन मार्क करके हमें अकाउंट में पैसा दे दीजिए। और जब आपको लोन बंद करना हो तो आप इसको रिडीम करके बंद भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आ गए हैं सबसे आखिरी सेक्शन पर, रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम सीधे एक सवाल पूछेंगे और अजीत से एक सीधा जवाब हमको मिलेगा। तो हम शुरू करें रैपिड फायर राउंड। अजीत, 3 वो किताबें जिनसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए आप? 3 किताबें मैं कहूँ तो एक है रिचर्ड थैलर की एक बुक है नड्ज, जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से सही जो डायरेक्शन देना है या नड्ज करना है, तो बुक उस बारे में है। दूसरा है पीटर डायमंडिस नाम का व्यक्ति ने, उन्होंने ये बुक लिखा है द फ्यूचर इज़ फास्टर देन यू थिंक, और बहुत ही अच्छी बुक है कि टेक्नोलॉजी में जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आगे के लिए। ये 2 बुक मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं कहूँगा कि तीसरा बुक मेरा जो फेवरेट रहा है वो एक बुक है आउटलिव, पीटर आटिया। ये हेल्थ के ऊपर है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हर जगह पर है, माइथोलॉजी भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं 3 बुक्स जिससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा पिछले 6-5 सालों से, बिहेवियरल फाइनेंस के एरिया में नड्ज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के एरिया में फ्यूचर इज़ फास्टर देन यू थिंक, और हेल्थ और
हेल्थ की जो लेटेस्ट साइंस है उसको लेकर के ये बुक रहा आउटलिव। अजीत, माइथोलॉजी आपका पसंदीदा विषय है और काफ़ी पढ़ते हैं, माइथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। कौन सा ऐसा कैरेक्टर, कौन सा ऐसा चरित्र है जो लगता है कि रिटायरमेंट के लिए उसे इन्वेस्टर्स की प्रेरणा होना चाहिए? ये तो इसका शायद मुझे कोई आंसर नहीं रहेगा। मैं भीष्म महापिता तो नहीं कह सकता हूँ कि वो आज जो लॉन्जेविटी का जो रिस्क है वो यही है कि आप भीष्म महापिता जैसे 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं, ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा कोई रिटायरमेंट को लेकर के ऐसा एक कैरेक्टर ढूंढना, तो मैं कहूँगा कि जितने भी महाभारत के पात्र हैं जो गुरु रहे हैं और जो टीचर्स रहे हैं, तो मैं उनको शायद एक कैरेक्टर मानूंगा रिटायरमेंट के लिए सोचना, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड हैं। जो अगर हम कहें कि डिसिप्लिन्ड रहना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी जितने भी महाभारत में टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, मैं उन सबको मानूंगा कि रिटायरमेंट के लिए आप उनका एक कैरेक्टर को देख लीजिए कि उनका सबसे बड़ा जो लेसन वही है डिसिप्लिन का। अजीत, अगर आपका 25 साल का पूरा सफ़र एक मूवी हो तो वो थ्रिलर होगी, ड्रामा होगा या डॉक्यूमेंट्री होगी? ड्रामा होगा, बिल्कुल। इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकता हूँ। आपका पसंदीदा फैमिली कराओके गाना कौन सा है? आने वाला पल जाने वाला है। आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग शेड्यूल क्या है? अब मैं 14 घंटे करता हूँ। 14 घंटे रात के 8 बजे के बाद फिर सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही कर लेता हूँ ताकि मैं 14 घंटा निकाल सकूँ। तो इजी है करना, क्योंकि 8 घंटे या 7 घंटे तो हम सोते ही हैं, तो उसके बाद ये मैनेज करना इजी होता है। मैंने पहले बहुत ज़्यादा 16-18 किया हुआ है, लेकिन अब 12 से 14 घंटे जो है वो फास्टिंग कर लेता हूँ। इंडियन इन्वेस्टर्स की एक वो आदत जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये जुर्माना लगना चाहिए कि आप अंदर बाहर कर लेते हो। आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद जिस पर्पस से आए थे उसको छोड़ करके 6 महीने के अंदर डर के बारे बाहर निकल गए, तो पेनल्टी लगनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप भारत की रिटायरमेंट सोच को बदल सकें, रातों रात बदल सकें, तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? रातों रात अगर बदलनी है तो मेरे ख्याल में बच्चों को सिखाना चाहिए कि हेल्थ और वेल्थ के बारे में दोनों। तो शायद अगर पॉलिसी, गवर्नमेंट आप जैसे भी किया, और काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो भी रहा है इस चीज़ में, मेरे ख्याल में जो लिटरेसी होनी चाहिए, और बहुत एफर्ट्स है लिटरेसी के लिए, वो बहुत पहले से शुरू होनी चाहिए। आपका अपना रिटायरमेंट प्लान क्या है? किताब लिखेंगे, खेती करेंगे या पढ़ाएंगे? तीनों करेंगे। अगर आपका अपना रिटायरमेंट प्लान कोई बॉलीवुड सॉन्ग हो तो वो क्या होगा? अरे रिटायरमेंट सॉन्ग बॉलीवुड, अच्छा रिटायरमेंट अगर मेरा बॉलीवुड सॉन्ग, अगर आपका रिटायरमेंट एंथम हो तो वो कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग होगा? आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू अजीत, अमर उजाला अंशुमन बोनस के साथ बात करने के लिए, इतने विस्तार से रिटायरमेंट की प्लानिंग पर और रिटायरमेंट के तौर तरीकों पर। भारत में ये विषय अभी उपेक्षित है। निवेशक, निवेश सलाहकार और आपके आसपास कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की बात नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति बुढ़ापे से डरता है, बूढ़ा होने से डरता है, और जब बूढ़ा होने से डरता है तो उस ज़िंदगी के लिए कोई वित्तीय व्यवस्थाएँ करने की व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है। अजीत की बात आपको कैसी लगी, इंटरव्यू कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाओं में हमें बताइए, और उनके बताए हुए सूत्र अपने साथ लेकर जाइए जो आपके भविष्य के लिए, आपकी जीवन की सांझ के लिए ज़रूरी हैं। समृद्धि शास्त्र में आज मेरे साथ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ।